बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे 10th क्लास की बायो का सेकंड चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, होम्योस्टेसिस। तो अजीज़ तलबा, इससे पहले मैं अपनी आज के लेक्चर का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ से करूँगा। आप वसल्लम की एक बड़ी जामे दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। दर हकीकत ये दुआ जो है, इस दुआ के अंदर हर किसी भी बंदे मोमिन के दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के 4 बड़े उसूल बयान किए गए हैं। नंबर 1 हदायत, नंबर 2 तकवा और परहेज़गारी, नंबर 3 पाकदामनी, नंबर 4 कनाअत। देखें, अगर किसी ज़िंदगी के अंदर अगर एक इंसान को, बंदा मोमिन को ये 4 चीज़ें मिल जाएं तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। लेकिन ये चारों चीज़ें उस वक्त मुमकिन हैं जब अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल हो। अल्लाह की मदद और तौफीक के बग़ैर हम किसी गुनाह से नहीं बच सकते और कोई नेकी नहीं कर सकते। इसीलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, जिसका मतलब यही है कि अल्लाह तेरी मदद के बग़ैर ना मैं गुनाह से बच सकता हूँ और ना मैं नेकी कर सकता हूँ। नेकी करने की तौफीक और गुनाह से बचने की तौफीक अल्लाह पाक की मदद ही से है। तो ये 4 चीज़ें बहुत अहम है दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए। नबी पाक वसल्लम की ये दुआ आप सुबह शाम उठते बैठते जब भी आपको वक्त मिले इस दुआ को ज़रूर पढ़ते रहा करें, ठीक है ना। इस दुआ से इंसान दुनिया और हदायत का मतलब है, आप दुनिया और आखिरत में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए हदायत कुरान और सुन्नत है। उसका अगर आपको समझ मिल जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अगर आप गुनाहों को छोड़ देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के कामों को छोड़ देते हैं, तो इसको हम तकवा और परहेज़गारी कहते हैं। और जब सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में पाकदामनी आ जाएगी। कनात ये है कि सब्र और शुक्र का जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाए। जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको दिया है उसके ऊपर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसलिए ये दुआ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस जो है ना, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उनके बैरूनी माहौल के अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। टेम्परेचर को आप देख लें तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहता है, पीएच है, इस तरह की और बहुत सारी फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनके अंदर कमी या ज्यादती आती रहती है, ठीक है ना। लेकिन हमारी नेचर ने, अल्लाह पाक ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को इस तरह का बनाया है कि उनकी इंटरनल बॉडी के अंदर एक बैलेंस पाया जाता है। एक वेरी नैरो रेंज है जिसके अंदर उनकी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज जो है ना वो परफॉर्म हो रही होती हैं। तो होम्योस्टेसिस याद रखिएगा, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है विच मीन्स स्टेइंग टुगेदर, स्टेइंग द सेम, ठीक है। और ये कंसेप्ट सबसे पहले 1865 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, क्लॉडी बर्नार्ड, इन्होंने ये कंसेप्ट सबसे पहले पेश किया था। तो स्टूडेंट्स, वो मैकेनिज्म जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखा जाता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, आप अपनी एग्जांपल ले लें, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके रिजल्ट में हमारी बॉडी में एंजाइम्स का एक पूरे का पूरा फंक्शन काम कर रहा है। बहुत ज्यादा एंजाइम्स हैं जो कि हमारे एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इन एंजाइम्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक वेरी नैरो टेम्परेचर रेंज की जरूरत होती है। एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के अंदर ये काम करते हैं। तो अगर वो टेम्परेचर की रेंज अवेलेबल होगी तो उसमें ये एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो ये जो एक बैलेंस मेंटेन रखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, इंटरनल बैलेंस मेंटेन रखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, इसको आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अगर आप टाइप्स को देखें तो बेसिकली होम्योस्टेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। पेपर में ना कभी कभी ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? दैट रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन विच solute water and solute balance is maintained in the body of a living organism.
वो मैकेनिज्म जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, प्लांट या एनिमल की बॉडी में वाटर और सॉल्यूट का जो एक बैलेंस है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है, यानी वाटर ना बहुत ज्यादा कम हो ना बहुत ज्यादा रूटीन से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है इसको आप ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। आप इसकी एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी के अंदर किडनीज जो है ना ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्किन है, स्किन का भी रोल होता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के अंदर, ठीक है जी। और आगे थर्मोरेगुलेशन आ जाता है। सेकंड, थर्म मींस हीट, दैट प्रोसेस और मैकेनिज्म इन विच temperature is maintained in the body of different living organisms, that is known as thermoregulation। यानी वो मैकेनिज्म जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखा जाता है, उसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। और इस थर्मोरेगुलेशन के अंदर भी हमारी बॉडी में स्किन है, किडनीज है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। और एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी बॉडी में काम कर रहा होता है जो कि होमियोस्टेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस और मैकेनिज्म इन विच अननीडेड और वेस्ट नाइट्रोजनस मटेरियल वर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। वो मैकेनिज्म जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, और स्पेशली जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं जी। तो इसके बाद सबसे पहले आज टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। तो याद रखिएगा प्लांट्स की बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है, उसको मेंटेन करना होता है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिएगा कि डे टाइम और नाइट, दिन और रात के वक्त पौधों के जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को, उसको किस तरह मेंटेन किया जाता है। डे टाइम पे तो प्लांट्स जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं ना, दैट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान यूटिलाइज कर लिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना ये मिल के सनलाइट और क्लोरोफिल में पौधा अपनी फूड तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस का सिंपल मैकेनिज्म आपको पता है, आप इनिशियल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। तो डे टाइम में प्लांट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज कर लिया जाता है। लेकिन एट नाइट, रात के वक्त आपको पता है कि पौधों के जिस्म में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है, तो उसको अपनी बॉडी के अंदर प्लांट स्टोर नहीं करते, बल्कि उसको डिफ्यूजन के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, बैरूनी माहौल के अंदर उसको खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ प्लांट के लीफ और स्टेम्स जो है ना उनके थ्रू भी ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता है ये स्पेशल किस्म के पोर्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, दैट आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ सेल्स। लीफ के सेल्स के ऊपर जो है ना ये लेयर्स मौजूद होती हैं स्टोमेटा की, ये वो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा रूट्स के ऊपर जो प्लांट्स है ना, कुछ प्लांट्स में रूट्स के थ्रू भी ये मैकेनिज्म हो रहा होता है। रूट के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, वो इस गैसियस एक्सचेंज में या कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आपका ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी की भी, उनकी भी जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसके दौरान प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो डे टाइम या प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन तैयार करता है, ठीक है ना, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाता है सेलुलर एक्टिविटीज के दौरान। लेकिन होता यह है कि नॉर्मली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं ना, वो ऑक्सीजन उनकी नॉर्मल नीड से ज्यादा होती है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना दैट इज सरप्लस, वो फालतू ऑक्सीजन को प्लांट की बॉडी में स्टोर करके रखने के लिए नेचर ने, अल्लाह पाक ने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया, लिहाजा वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना उसको भी एज ए वेस्ट मटेरियल के स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है जी। आगे एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, तो याद रखिएगा प्लांट की बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है ना उसको बॉडी से निकालने के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं। वन इज द ट्रांसपायरेशन एंड अदर इज द गटेशन जी। तो स्टूडेंट्स
ट्रांसपायरेशन और रोटेशन को समझने के लिए ये दो डायग्राम्स आपके सामने हैं। इन डायग्राम्स को आप थोड़ा सा देखें। ये जो आपको लेफ्ट साइड का डायग्राम नजर आ रहा है ये है ट्रांसपायरेशन का, और ये आपके पास है रोटेशन। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अलग पेपर में भी 2 से 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो पौधे अपने जिस्म से सरप्लस वाटर को या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को, जरूरत से ज्यादा वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो उसमें ट्रांसपायरेशन इज दैट मैकेनिज्म इन विच वाटर इज रिमूव फ्रॉम द लीफ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जब छोटे छोटे बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में वाटर जो है ना प्लांट की बॉडी से बाहर ट्रांसपायर हो जाता है, बाहर वेपर्स बन के उड़ जाता है, इस मैकेनिज्म को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपायरेशन प्लांट की बॉडी में तकरीबन 24 आवर्स कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। जब गर्मियों के मौसम में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन थोड़ा तेज हो जाता है, सर्दियों में कम होता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसका जिक्र आगे आएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में। और गटेशन वो मैकेनिज्म है, इन देयर आर सर्टेन प्लांट्स इन विच वेस्ट or extra amount of water is removed from the body of plant in the form of water droplets। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके टिप मार्जिन्स होते हैं, उनके लीव्स के ऊपर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर जो है ना बाहर निकल जाता है। कैबेज आप इसकी एग्जांपल ले लें, बंद गोभी का पौधा, ठीक है ना, उसके जो पॉइंटेड लीव्स होते हैं ना, उनके कॉर्नर्स के ऊपर, टिप्स के ऊपर से ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वाटर बॉडी से बाहर, सरप्लस वाटर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो वो मैकेनिज्म जिसमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर बॉडी से बाहर रिमूव होता है, आप उन ड्रॉपलेट्स को देख भी सकते हैं प्लांट के पास, इस मैकेनिज्म को हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और वो मैकेनिज्म जिसमें वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की शक्ल में पानी प्लांट की लीफ की सरफेस से वेपोराइज हो जाता है, इस मैकेनिज्म को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये दो मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू सरप्लस वाटर, वेस्ट वाटर प्लांट की बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक फोर्थ हेडिंग आपने इसमें और भी याद रखनी है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है ना। कुछ ऐसी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स तो होती है, लेकिन वो प्लांट उनको अपनी बॉडी की किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के अंदर उनको रख देता है स्टोर करके, ठीक है ना। तो वो वहां पे एक सॉलिड मैस की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है जी, और वो प्लांट के लिए हार्मलेस कंसिडर की जाती हैं, उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिनके अंदर जनरेट होती हैं, जैसे कि कोनिफर्स के अंदर रीजन्स बनते हैं, कीकर के अंदर गम्स होती है, रबर प्लांट के अंदर लैटिक्स और लेडीज फिंगर के अंदर म्यूसिलेज, ठीक है ना। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं, वो भी कुछ प्लांट के लीफ और स्टेम्स जो है ना उनके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से आप देखें तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसके लिए मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड किए हैं यहाँ पर। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए ना, कोनिफर्स जो प्लांट्स का ग्रुप है ना, इनके स्टेम के अंदर ये रीजन्स बनते हैं, इस तरह की ये स्ट्रक्चर आपको बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ये बनती हैं। इसके अलावा आप कीकर का पौधा आपने अक्सर देखा होगा, आपकी सराउंडिंग में अक्सर ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो कीकर के साथ चीज लगी होती है, गम्स लगे होते हैं, ठीक है ना, ये जिसको आप गोंद भी कहते हैं उर्दू में। तो ये गम्स जो है, ये कीकर के पौधे के साथ जो लगे होते हैं, ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होती है, ठीक है ना, जिसको एक्सटर्नल स्टेम की लेयर्स के अंदर, बार्क के अंदर इसको वहां पे स्टोर कर दिया जाता है, वहां से फिर ये रिमूव हो जाती है। रबर प्लांट के पौधे में इस तरह का एक मटेरियल होता है जिसको आप लैटेक्स कहते हैं, ठीक है जी। ये मटेरियल प्लांट स्टेम की कुछ लेयर्स होती है, वहां से निकलता रहता है और उसको फिर बाद में इकट्ठा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बड़ी कॉमन चीज है लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर आपको पता है भिंडी को कहते हैं। भिंडी को अगर आप काटें तो उसके अंदर आपको एक लेसदार सा मटेरियल नजर आता है, उसको हम म्यूसिलेज का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लेसदार स्टिकी सा एक मटेरियल पाया जाता है लेडीज फिंगर के अंदर, भिंडी के अंदर, इसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। और ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होती है प्लांट की बॉडी की। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन और प्लांट्स की बॉडी में होम्योस्टेसिस को किस तरह मेंटेन रखा जाता है, इसकी कुछ डिटेल जो कि आपकी बुक में मेंशन थी, वो आज मैंने आपसे डिस्कस की है। इसकी मदद से आपको अपने इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।